और ख़वातीन बल्कि मर्दों को भी होता है ब्रेस्ट कैंसर। Every eighth woman is suffering from कैंसर। 2 दिन तक तो उसको मतलब पढ़ती रही, कुछ मतलब पढ़ के भुगती रही और एकदम से वो फिर चीज़ गायब भी हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके। मैमोग्राम करने के बाद आपको ये बताया गया कि एवरीथिंग इज़ ओके। मैं शेव करवा लूँ। मैंने अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा तो उसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सैलरी बहुत खाती थी, सैलरी का जूस निकाल के बहुत पीती थी। मुझे ऐसा लगा कि वो इतनी इंटरेस्ट से नहीं मुझे देखती हैं। अगर मैं उनसे ख़रीदती थी तो वो मुझे एक फ्री दे देते थे। आई एम रेहाना मेमन, I am a survivor of cancer, and today I will share with you my journey of cancer. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट कैजुअल टॉक, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, आपको डिफरेंट लोगों से मिलवाएंगे। तो आज जो है, आज का पॉडकास्ट जो है वो हम डेडिकेट करते हैं क्योंकि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के मंथ को एक्चुअली एसोसिएट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। लेकिन मैं समझती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत कॉमन है और इसके लिए सिर्फ एक महीने की अवेयरनेस काफ़ी नहीं, बल्कि पूरा साल हमें इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो है हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही अपनी बहुत ही बाहिम्मत साथी से जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की वो सर्वाइवर हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी को गुजारा और माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी लाइफ गुजारी हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के साथ या किसी भी कैंसर के साथ बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी अटैच होते हैं, उन पर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपनी गेस्ट से जिनका नाम है रेहाना मेमन। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रेहाना जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपना करियर आपने स्टार्ट किया गवर्नमेंट इदारे से, और उसके बाद जब आप रिटायर हुई तो प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मैं एज अ सेक्रेटरी रिटायर्ड हुई। और आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, क्या कर रही हैं? मैं आजकल हूँ एडवाइज़र हूँ प्रोविंशियल ओम्बड्समैन सिंध, हमारा एक इदारा है जिसको मोहतसिब आला भी कहते हैं, उसमें आई एम एडवाइज़र देयर। और ये एक ऐसा इदारा है जो बड़ा ही लोगों को फ्री और बड़ी स्पीडी किस्म की जस्टिस प्रोवाइड करता है। अच्छा। अगर कोई भी गवर्नमेंट के आपका इदारा है और उसके अंदर आपको कोई शिकायत है मैल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि वहाँ कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई करप्शन हो रहा है आपके केस में, तो आप हमारे पास आ सकते हैं और हमारे पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और बहुत आसान तरीका होता है, हमारे यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। अच्छा। आप इन राइटिंग भी दे सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी हमारी एक है जिस पे आप जमा करा सकते हैं। फिर हमारे यहाँ वो केस चलता है और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि मतलब वो रिज़ॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आदमी हमारे पास आता है और वो कहता है कि जी मेरी पेंशन नहीं स्टार्ट हुई है अभी तक। अच्छा। और इतने साल हो गए और मैंने बहुत अपने डिपार्टमेंट में अप्रोच किया बट डिपार्टमेंट कोई इसका जवाब नहीं दे रहा, तो दे कम टू अस एंड देन वी आस्क द रिपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। और फिर डिपार्टमेंट जो है वो जब हमें रिपोर्ट देता है तो बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वी प्रोसेस द केस, और फिर मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऐसा होता है कि उसको फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, दैट्स गुड। तो इस तरह के बहुत केसेस होते हैं। आई होप कि ऐसा जस्टिस मिलता होगा जो टाइम पे मिल जाता हो। टाइम पे देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन टाइम लेती हैं वो, बट उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है बहुत आराम से। हाँ, तो मैं ये नहीं कहती कि 1 महीने में या 10 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, बट आपको पता है ये पेंशन के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, ये बहुत टाइम लेते हैं, दे टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जैसे अब कोई एक औरत है, वो बेवा हो गई है और उसके हस्बैंड की उसको पेंशन भी नहीं मिली है, उसको जितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स थे वो कोई नहीं मिले जो पेंशन के बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए भी दे कम टू अस। मोस्टली हमारे पास बहुत विडोज़ आती हैं। अच्छा। और उनका हम ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आज क्योंकि हमारा टॉपिक आपको मेरे ख्याल है दूसरी दफ़ा किसी दिन हम ज़रूर बुलाएंगे इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी बात करना, कि इससे भी बहुत सारी अवेयरनेस जा सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। लेकिन आज का शो क्योंकि हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डेडिकेट किया है, इतना कॉमन कैंसर है ये कि मैं पढ़ रही थी तो मुझे हैरत हो रही थी रेहाना कि हर 14 सेकंड के बाद एक औरत डायग्नोस होती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों को भी होता है ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं एक दफ़ा बैठी थी डॉक्टर की क्लिनिक में, तो पता चला कि एक आदमी भी बैठा था हमारे साथ। उसने बताया कि ही हैज़ ब्रेस्ट कैंसर। तो आई वाज रियली सरप्राइज बिकॉज मुझे भी नहीं पता था उस वक्त तक कि आदमियों को भी होता है। और आपको पता है कि अभी एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में तो इतना बढ़ गया है ब्रेस्ट कैंसर, तो एवरी 8th वुमेन इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। क्यों पाकिस्तान में, क्यों, क्या वजह है?
शायद पाकिस्तान में इतनी पहले अवेयरनेस नहीं थी शायद, हाँ, या रिपोर्ट नहीं होते होंगे केसेस, रिपोर्ट भी नहीं होते थे। अब लोगों में अवेयरनेस भी आना शुरू हो गई है और शायद अब रिपोर्ट भी होना शुरू हो गया है, इसलिए भी। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ लोगों की थोड़ा सा उसके लिए, कि इसका जो सर्वाइवल रेट है वो 99% है। जी हाँ, अगर इनिशियली पता चल जाए और आप अच्छी तरह इलाज करा लें, बिल्कुल जल्दी स्क्रीनिंग हो जाए इसकी, बिल्कुल। और फिर इलाज भी, बहुत सारे लोग डरते हैं इलाज कराने से भी ना, दे डोंट वांट टू गो थ्रू कीमो नहीं आती, इसमें बहुत किस्म की होती है ना, रेडिएशन भी होती है, कीमोज भी होती है, डिपेंड करता है आपकी कैंसर किस स्टेज पे है ना। तो लोग बहुत तैयार नहीं होते ये सब कुछ करने पे ना, बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो अच्छा रेहाना, आप माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली हैं। मैं आपकी वैसे भी आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं आपको जानती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत लोगों की मदद करना और बढ़ चढ़ कर मतलब कि आगे आना किसी भी बात के हवाले से, अगर किसी की हेल्प हो रही है उससे। तो आपको जब कैंसर का पता चला, अच्छा इससे पहले कि आपकी हम जर्नी स्टार्ट करें, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपकी अभी रिसेंटली थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला इतनी मुश्किल वक्त में भी। रिसेंटली रेहाना की बड़ी सिस्टर की भी डेथ हुई है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, वो डॉक्टर थी। जी हाँ, LA में, जी हाँ, लॉस एंजलिस में, और डॉक्टर होने के बावजूद उनको शायद देर से पता चला किसी हवाले से। जी हाँ, थोड़ी सी मेरे ख्याल में उनको देर से पता चला हाँ, था। तो उस हवाले से हमारी कंडोलेंस प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन आपकी जर्नी की अगर बात करें तो आपको जब पहले पता चला तो आपको कैसे पता चला कि आपको कैंसर है? देखिए ये 2021 की बात है, मुझे एक इचिंग बहुत हो गई थी बॉडी में ना, तो मैं लोशन लगाया करती थी अपनी पूरी बॉडी को ना, तो रात के वक्त ना, कि ताकि मुझे रात को डिस्टर्बेंस ना हो इस इचिंग की वजह से। तो एक दिन मैंने महसूस किया कि मुझे लंप सा महसूस हुआ अपने ब्रेस्ट में, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अजीब लग रहा है, तो मैंने उसको अच्छा ऑल ऑफ सडन डेवलप हुआ? पता ही नहीं चला, उससे पहले कभी भी नहीं पता चला था। तो उसके बाद फिर मैंने ना 2 दिन तक तो उसको मतलब पढ़ती रही, कुछ मतलब पढ़ के फूकती रही, और एकदम से वो फिर चीज़ गायब भी हो गई एकदम से। फिर मुझे हुआ कि चलो एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन फिर 2 दिन के बाद फिर मुझे लगा कि है। फिर देन मैंने अपनी भाभी को बताया कि भाई मेरी बहन तो यहाँ कोई थी नहीं, मेरी भाभी मेरे साथ रहती हैं, एंड चूँकि वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं और मेरे साथ बहुत अच्छी, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो लग रहा है। देन वी वेंट टू, उनकी एक फ्रेंड थी जो कि कैंसर पे मतलब डॉक्टर थी, उनको बताया, तो उन्होंने कहा मेमोग्राम करवा लें आप। तो आई वेंट एंड मेमोग्राम मैंने कराया, तो और बहुत अच्छी जगह से कराया, आगा खान से नहीं था, किसी दूसरी जगह से था। तो लेकिन उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, ये ग्लैंड्स हैं थोड़े, तो हमने कहा कि ठीक है। अच्छा फिर मैं बिल्कुल, अच्छा मेमोग्राम करने के बाद आपको ये बताया गया कि एवरीथिंग इज ओके? ओके, हाँ, उन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं है, कोई इट्स नॉट अ लम्प, इट्स अ ग्लैंड, कुछ है वो है। देन एक दिन क्या हुआ कि मैं जिमखाना में बैठी हुई थी, तो डॉक्टर शाइस्ता ख़ान से वहाँ मुलाकात हुई, चूँकि वो मेरी बहन की बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा, उनको ये पता था कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मेरी खाला को था, फिर उनकी कज़न, मेरी अम्मी की कज़न को था, फिर उनको पता चला था महर को भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखें, महर इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप फ़ौरन ये चेकअप कराएं, क्योंकि ये थी, आप मेमोग्राम नहीं, आप जाएं, मैं आपकी बायोप्सी करवाऊंगी इसकी ना। तो उन्होंने पहले मेमोग्राम भी कराया, फिर उसी पोर्शन में मेरा वो कराई, बायोप्सी करवाई। जब उन्होंने कराई तो उन्होंने कहा कि ये मैलिग्नेंट है। अच्छा, तो जब पता चलता है हमें कि किसी भी हवाले से कि कोई कैंसर है हमारी बॉडी में, तो लगता है कि बस उसी वक्त हमें एहसास होता है कि अब बस हमारे दिन गिने जा चुके हैं, या शायद हम बस अब जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी क्या फीलिंग थी? मेरी ये दिन गिने जाने वाली फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि एक दिन लिखा हुआ है, उस दिन तो हमें जाना ही है। लेकिन मैं हमेशा अल्लाह में से यही दुआएं करती हूँ कि अल्लाह में तकलीफ़ से ना जाए, आदमी मतलब सेहतमंद अच्छे तरीके से चला जाए। तो वो मैंने ना, मुझे थोड़ी सी घबराहट तो ज़रूर हुई, लेकिन फिर मैंने कहा कि चले अब तो इसका इलाज कराना है, अब तो करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि स्टेज पे, तो उन्होंने कहा आपका भी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मतलब ये रिमूव कर देंगे आपका ये। तो फिर मेरी डॉक्टर शाइस्ता से बहुत तफसीली मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शन हैं, आइदर यू कैन जस्ट रिमूव दिस
या हम आपकी पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं ना, ताकि मतलब कोई चांसेस ही नहीं आ रहे हैं ना कुछ करने के लिए। तो आप बता दें आपकी क्या वो है। तो फिर मैंने अपनी भाभी से डिस्कस किया, सब कुछ किया, तो मैंने कहा मेरे ख्याल में आई थिंक मैं चांस नहीं लेना चाहती ना, तो लेट्स डू दिस। फिर उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो क्योंकि अगर किसी एक ब्रेस्ट में डायग्नोस होता है तो वो ये भी चांस नहीं लेती कि वो दूसरी ब्रेस्ट में मूव हो, तो वो उसको भी रिमूव कराना ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि ज़िंदगी ज़ाहिर है इंसान जो है। लेकिन डॉक्टर शाइस्ता ने मुझे कहा कि नहीं आपके और कहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा वो कराया था। अच्छा ये फैल जाता है फिर अगर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस ये यहीं तक कर लें। अच्छा ठीक है। फिर बस एक ही दिन की बात थी, कोई बड़ी सर्जरी भी नहीं होती, मतलब सर्जरी होती। अच्छा, सर्जरी तक जाने के लिए एक बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है जी। वो हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? बस अल्लाह ने मुझे हिम्मत दे दी, पता नहीं कैसे दे दी, मुझे खुद भी नहीं पता चल सका कि किस तरीके से हुआ। और फिर फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी भाभी हर वक्त मेरे साथ हर जगह जाती थी, मेरी सर्जरी में वो साथ थी। फिर उसके बाद मेरी कुछ कीमोज़ हुई थी, 12 कीमोज़ थी। अच्छा। वो उसमें वो मेरे साथ हर वक्त चलती थी। अच्छा, ये रेडिएशन और कीमोथेरेपी अलग अलग? हाँ, अलग चीज़ें। जी हाँ जी हाँ। लेकिन मुझे रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बस कीमो मेरी हो गई, 12 कीमोज़ थी, लेकिन एक इंजेक्शन मुझे लगना था, बिकॉज मेरा जो कैंसर था ना वो कुछ कहते हैं उसको हर्ब पॉजिटिव इन्फेक्शन है। अच्छा। मतलब कैंसर है, तो इस पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये एक इंजेक्शन लगनी पड़ेगी एवरी 3rd वीक। ये क्या होता है, मतलब ये हर किसी के साथ होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हर एक के साथ नहीं हो। एक टेस्ट होता है, मेरी उसकी फिर टेस्ट हुआ था, फिर उसमें पता चला कि दिस इज़ हर्ब पॉजिटिव ही शायद उसको कहते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो उसकी एक इंजेक्शन लगती है जो हर 21 डेज़ का, इट इज़ कॉल्ड हर्सेप्टिन। हर्सेप्टिन उस इंजेक्शन को कहते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। देखिए कीमो इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, लेकिन हर्सेप्टिन बहुत तकरीबन 135 का वो इंजेक्शन आ रहा था। अच्छा। तो वो होता था, लेकिन चूँकि आई वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट थी, तो मुझे तो रीइंबर्समेंट होनी थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, और लगनी भी 18 इंजेक्शंस थी। तो रिहाना, उसके लिए क्या आप मशवरा क्या देंगे अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? कोई ऐसे इदारे हैं, कोई ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, कोई ऐसे NGOs हैं जो हेल्प करती हैं? पता है मैं तो किसी NGO से तो नहीं, लेकिन देखें अब हमारे गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में भी इंजेक्शन ये आ गया है। अच्छा। कैंसर का होता है वहाँ भी। और इसी तरीके से SIUT ने भी शुरू किया है। अच्छा। ये भी मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने भी शुरू किया। आप कौन से कैंसर का वो कर रहे हैं ये इतना नहीं मुझे पता है, लेकिन ये कि वो लोग ब्रेस्ट कैंसर का तो मुझे कंफर्म पता है कि उन्होंने शुरू किया है। इसी तरीके से इवन आगा खान में भी वेलफेयर होता है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो अपने आप को वेलफेयर में वो कर दे, अपने आप को वो करवा दे, तो फिर हो जाता है काफ़ी। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि अर्ली स्क्रीनिंग की, कितना पहले आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सेल्फ एग्जामिनेशन तो खुद औरत खुद कर सकती है ना, तो इसको हर थोड़े अरसे बाद करना चाहिए मेरे ख्याल में। व्हेनेवर यू आर टेकिंग बाथ यू कैन डू दैट सेल्फ। और वो भी सिर्फ एक, ये भी मिसकंसेप्शन है कि एक सिर्फ अगर लंप आपके ब्रेस्ट में है तो ही कैंसर हो सकता है। नहीं, बहुत दफ़ा डिस्चार्ज होता है, बहुत दफ़ा आपकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। ऐसे आप, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि आप सबको, जहाँ तक हम फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा कभी गूगल करके देखिएगा कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अर्ली स्क्रीनिंग के बावजूद भी बहुत सारी ख़वातीन डरती हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा ना हो कि डायग्नोस हो ही जाए, और अगर हो गया तो फिर हम कहाँ से करेंगे इलाज सारा। तो इस डिनाइल में भी होती हैं कि नहीं हमें नहीं हो सकता, कि हम जाएंगे तो ख़र्चा कहाँ से करेंगे। तो हमारे सारे हकीकतें बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर, चीज़ें सिर्फ इमोशनल नहीं है, फाइनेंशियल जो होता है ना, ये भी बहुत एक इंसान को वो कर देता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे केस में तो ये नहीं हो सका, कि मतलब क्योंकि मुझे तो रीइंबर्समेंट होनी थी। आप लकी हैं, लेकिन हर कोई इस तरह से हर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उसको वो दे, बहुत वो हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग शुरू से ही बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि जी। लेकिन मैं ये कहती हूँ हर एक को हिम्मत करनी चाहिए, और क्या घबराना नहीं चाहिए इसके अंदर ना, और कहना अब तो हो गया जो हो गया, तो उससे तो अच्छा है कि अपने अल्लाह को याद करें और उससे दुआ मांगे। और मैंने तो ये देखा है कि दुआ से बहुत फ़ायदा होता है।
अब देखें, मुझे किसी ने सूरह रहमान बताई तो मैं सूरह रहमान सुनती थी सुबह और शाम, लेकिन इसका एक तरीका होता है जो कि मैंने नहीं किया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुझे फिर भी अल्लाह ताला ने शिफा दी। और 2-3 ऐसी दुआएं मैंने पढ़ी जो सब लोग कहते थे कि ये पढ़ा करें ना आप, क्योंकि इससे कौन सी दुआएं पढ़ी? एक जैसे एक है कि हामीम ला युनसरून, बस ये सिर्फ 1-2 लफ्ज़ हैं जो पढ़ने हैं, और एक दूसरा है कि लैसा लहा मिन दून अल्लाह काशिफ़ा, यानी कि अल्लाह ताला हम ये कह रहे हैं कि ये तूने मुझे दी है बीमारी, तो तू ही इसको दूर कर सकता है, शिफा दे सकता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में आपका ईमान मजबूत होना चाहिए ना, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। कहते हैं ना आपका ईमान मजबूत होता है जो जिसको हम ये भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, अपना ईमान अल्लाह पे इतना मजबूत रखें। हमारे बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, अल्लाह ताला ने वो भी रखा हुआ है। नेगेटिविटी अगर आप रखते हैं तो आपके नेगेटिव सेल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आते हैं और तो वो पॉजिटिविटी जो है वो आपकी बॉडी को हील करती है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, उसके साथ साथ आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी? आप कितना लंबा ये इलाज चला आपका? कितना? देखिए, मेरा तो सर्जरी तो सिर्फ एक दिन का ही था काम, दूसरे दिन मुझे छुट्टी भी मिल गई थी। उसके बाद उसका थोड़ा सा होता है ना कि एक आपको वो लगा देते हैं, एक ड्रिप सी लगा देते हैं जिसमें से जो आपकी डिस्चार्ज हो रही होती है वो हो जाता है ना, तो बस वो एक टाइम था 2 हफ्ते का। उसके बाद तो फिर कीमो का था, कीमो स्टार्ट हुई। मेरे ख्याल में उन्होंने कीमो जब स्टार्ट की 1 के 1.5 महीने के बाद, तो कीमो में मुझे जाना पड़ता था, वहाँ एक मतलब टाइम लग जाता था, ज़ाहिर है बहुत सारा दिन ही तकरीबन आप हॉस्पिटल जाएँ तो हो जाता था। तो मेरी तो कीमो में अल्लाह का शुक्र है कि कीमो में भी मैं सारा वक्त पढ़ती रहती थी, तो मैंने, लेकिन जब मैं देखती थी आसपास के पेशेंट्स होते थे तो कुछ की बहुत औरतें, उनको बड़े प्रॉब्लम्स भी हो रहे होते थे। कोई कह रही थी हमारे जिस्म में जलन हो रही है, कोई कुछ कहता था, लेकिन चले सबको हिम्मत करनी पड़ती थी, बिकॉज अगर इलाज कराना है तो आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। फिर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं इनके, इन दवाओं के। हाँ, जैसे आई वॉज ऑलरेडी डायबिटिक, लेकिन मेरे साथ ये था कि कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मेरे पाँव सुन हो जाएं या उनके अंदर नीडल्स चुभ रही हो या आपको एक अजीब सा वो हो, लेकिन कीमो के बाद मुझे बहुत ये होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों के बाल जी हाँ, बाल भी आपके कम होते हैं। हाँ, मेरे भी हुए थे, लेकिन मैं बिल्कुल बॉल्ड नहीं हो गई थी, लेकिन ये कि बाल मेरे गिरे ज़रूर थे, पतले हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे कहा था, मैंने उसे कहा कि क्या मैं शेव करवा लूँ? मैंने अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा तो उसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितने आने होंगे वो वैसे ही आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं बाल, और वो आ गए, मतलब ठीक हो गए मेरे बाल। पता है, एक तो क्या होता है कि हम डरते भी बहुत हैं। हम समझते हैं कि जैसे कैंसर किसी भी तरह का होता है तो वो स्टेजेस होते हैं, उसका इलाज भी, ट्रीटमेंट उसी पे डिपेंड करता है, और उसके सिम्टम्स भी उसी तरह के आते हैं, आपके आफ्टर इफेक्ट्स भी उसी तरह के आते हैं कि किस स्टेज में आप हैं। लोग डरते भी बहुत हैं, ये वजह भी यही, इसी वजह से मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ज़रूर बोलना चाहिए। और मेरे साथ इतनी अच्छी अगर मुझे गेस्ट हैं जो ख़ुद अपनी जर्नी शेयर कर सकती हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस पर बात भी करना चाहते हैं। शायद ये हमारी सोसाइटी का एक स्टिग्मा है, क्या है कि हम इन चीज़ों पर बात नहीं करते जो हमारी जान ले जाती हैं। जी हाँ, नहीं, हिम्मत करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको मसरूफ़ अपने आप को बहुत रखना पड़ता है। आपका क्या होता था, स्केड्यूल क्या होता था? आप जॉब करती थी? हाँ, मैं उस दौरान बिल्कुल जॉब कर रही थी मैं, और मैं जाती थी अपने, फिर बाद में जैसे ही मेरा सर्जरी हो गई 1-2 हफ्ते के बाद मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली, और मैं जा रही थी जॉब में। बस सिर्फ यही मसला होता था कि दायरे बाल थोड़े कम हो गए थे, तो आई यूज्ड टू कवर माई हेड, और वो मैं करके जाती थी। लेकिन मतलब उसी में मैंने बहुत ऐसी चीज़ें भी अटेंड की, जो कॉन्फ्रेंसेस भी की, और लॉन्चिंग सेरेमनीज़ भी करवाई, सारा कुछ किया, लेकिन उसमें किया मैंने, मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी। असल में सारी चीज़ होती है हिम्मत बस पकड़ने। हाँ, मैं फिर बाद में मैं अपनी वॉक्स जारी रखी। अपनी योगा क्लास में मैं जाती थी। योगा रियली हेल्प्स यू अ लॉट, और वो करती मेरी, बल्कि योगा जो टीचर है वो खुद कैंसर, उसको यूट्रस का कैंसर था, और उसको मेरे ख्याल में बहुत अर्ली हुआ था। एंड वो भी माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली खातून है, और वो मतलब क्लासेस लेती हैं, सिर्फ इधर नहीं लेती, कहीं और भी जाके लेती हैं। तो मतलब मैं उनकी स्टेमिना को देखती हूँ, क्योंकि देखिए हम जब ये कैंसर हो जाता है ना, फिर आपकी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इतने लोगों में ना जाएँ, वो ना करें, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ जल्दी लग सकती है ना। सही। तो अच्छा रेहाना, क्या इसमें हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल, जिस तरह से आपने कहा योगा, आप वॉक करती थी, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ों के साथ कि हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आप अच्छी डाइट लेना, आप पूरी नींद पूरी करना, क्या इस हवाले से आपको डॉक्टर गाइड करते थे, या आपने कुछ किया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेके? देखिए,
डॉक्टर ने ये गाइड किया कि आप मतलब जूसेस लें, लेकिन मेरे साथ मसला था, आई वाज डायबिटिक ऑल्सो। अच्छा। तो मैं ज़्यादा इस तरह के जूसेस नहीं लेती, लेकिन मैं सेलरी बहुत खाती थी। सेलरी का जूस निकाल के बहुत पीती थी। उससे मैंने देखा कि मुझ में बहुत, मेरी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हुई। तो मतलब चीज़ें आपको ऐसी खानी पड़ती हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर अच्छा, आपको कब डायग्नोस हुआ और आपका कब इलाज खत्म हुआ, कितना टाइम लगा? मेरा देखिए डायग्नोस हुआ था तकरीबन फरवरी 2001 में, फिर 2001 में, 2021 सॉरी 2021 में, फिर 21 पूरा केमो होती रही, फिर 22 के अप्रैल में मेरी ख़त्म हुई। अच्छा। फिर उसके बाद अब मेरा सेकंड चेकअप फॉलोअप भी हो मतलब गया। कि 1 साल के अंदर माशाल्लाह से आप बिल्कुल हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया और फॉलोअप भी हो गया मेरा दूसरी दफ़ा भी ना, मतलब उसके बाद मेरा फॉलोअप हुआ था अभी। अच्छा। मार्च में था, मैंने मार्च में कराया। अच्छा तो वो डर लग रहा था मुझे कि अब पता नहीं मेमोग्राम होगा और ये सब चीज़ें होंगी। मेमोग्राम होता है उसके अंदर ज़्यादातर, अगर मेमोग्राम ठीक आ जाता है तो फिर कोई आगे चीज़ें वो ज़्यादा नहीं अच्छा, इसके कराते। साइड इफ़ेक्ट्स वैसे क्या होते हैं? डिप्रेशन होता था, मूड स्विंग्स होते थे, क्या होता था आपके साथ जो आपको संभालना मुश्किल होता था? या फैमिली, इसमें हम फैमिली के भी रोल पर आते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रोल रहा, लेकिन क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते थे जो आपसे संभलते नहीं थे? मुझे पेन्स वगैरह बहुत हो जाते थे ना, उसमें ना बॉडी में पेन बहुत रहता था। मैं डॉक्टर को बताती थी कि डॉक्टर, जब मैं कीमो करा के जाती हूँ उसके बाद एक दिन के बाद मैं बहुत बेटर फील करती हूँ। उस वक्त जब करा के जाती हूँ तो बहुत डाउन होती हूँ। अच्छा। तो वो मुझे फिर कहा करते थे कि आप अच्छी डाइट लें और वो करें। डॉक्टर्स अच्छे भी होते थे कभी, और कुछ डॉक्टर्स थोड़े से अपने उसके हिसाब से बात करते थे, और कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी आपको मिले, क्योंकि कीमो में हर दफ़ा हर डॉक्टर की ड्यूटी बदलती थी, लेकिन आपके ऑन्कोलॉजिस्ट तो एक ही होते थे। लेकिन ये है कि डॉक्टर्स अगर आपको सेटिस्फाई कर देना तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे साथ ये भी थोड़ा सा हुआ कि मैं अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से थोड़ी सी वो हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि वो इतनी इंटरेस्ट से नहीं मुझे देखती हैं जितना कि जब मैं जाती हूँ उनके पास तो वो ज़्यादा वो नहीं वो करती हैं ना। लेकिन फिर मैंने उनसे एक दिन शिकायत भी कर दी। अच्छा, ये अच्छा है, जब कोई आपको कोई बात लगती है, फील होती तो बोल देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा तो कहेंगे अरे नहीं आप तो ऐसे समझ रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं है, और आप माशाल्लाह खुद इतनी बहादुर हैं, और इसलिए मुझे वो नहीं वो लगा कि वो है। तो लेकिन ये कि डॉक्टर्स अगर आपके अच्छे हो ना तो आपको बहुत वो रहता है। लेकिन जब कीमो हम लोग कराने जाते थे तो वहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स आते थे, तो काफ़ी कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते थे जो आपको बहुत इनकरेज करते थे। अच्छा रेहाना, जब कोई किसी चीज़ से गुजर रहा होता है, किसी मुश्किल वक्त से, तो वो तो समझ सकता है, यकीनन मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, लेकिन जो आसपास के जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपकी बहनें, आपके भाई, आपकी भाभियाँ, आपके भतीजे भांजे, वटेवर, पूरी जो फैमिली होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उनका क्या रिएक्शन होता था, किस तरह से वो आपको हेल्प की उन्होंने, आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने, ये सारा बताएं। देखिए फ्रेंड्स तो बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। आपके फ्रेंड्स आपके साथ हर वक्त होते हैं, भांजे भतीजियाँ और ये भाई वो तो फिर भी इधर उधर होते हैं ना सब लोग। लेकिन जब मेरे भाई और मेरी भाभी जो करीब थी, और जो मेरी नीसेस जो मेरे करीब मेरे साथ रहती थी, बहुत उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, और हर वक्त मतलब वो करते थे। और मतलब अगर वो लोग नहीं होते ना तो इतना मैं वो नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी ना, तो बस उसके बाद सब चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब किसी भी बीमारी में फैमिली और फ्रेंड्स का बड़ा रोल बिल्कुल होता है। बिल्कुल बहुत रोल होता है। और अगर वो आपके साथ हो ना, अच्छा वैसे भी हम लोग बड़ी क्लोज निटेड फैमिली हैं, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। चाहे मेरी बड़ी बहन बाहर थी, उनको तो कैंसर था ही, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो अच्छा, उनको पहले डायग्नोस हुआ, आपको बाद में हुआ? हाँ, उनको पहले हो गया था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहते हैं, तुम हिम्मत नहीं हारना, और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए तुम्हें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली थी, उन्होंने इतनी सारा कुछ किया, उन पर तो कोई चीज़ सूट ही नहीं कर रही थी ना। अच्छा रेहाना, लेकिन एक छोटी सी मुझे वो हो रही कि वो डॉक्टर थी, उनको कैसे पता नहीं चला? पता नहीं चलता, ऐसे भी होता है? देखिए उनको तो इस तरह पता चला कि उनको एक दिन बहुत उनके वो डॉक्टर थी तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया। उनके ना बहुत पीठ में दर्द रहता था, उनको तो बैक में बहुत दर्द रहता था, तो शी वॉज वरीड कि बैक में मेरे क्यों दर्द रहता है हर तो उनको वैसे अदरवाइज कोई और सिम्टम नहीं था? कोई चीज़ नहीं, कोई लम, कोई ऐसे नहीं। फिर उसके बाद जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर उनको पता चला कि शी हैज़ कैंसर। उन्होंने जब कोई टेस्ट वेस्ट किए उनके,
तो फिर वो बहुत ही लेट स्टेज में उनको हाँ, उनको देर से पता चला, लेकिन वो डॉक्टर थी तो उनको फिर भी थोड़ा शक हो गया कि ये मुझे हो रहा है, तो ये शायद हो सकता है उनको ये पता हो कि ये भी एक वो होती है सिम्टम है। तो फिर कैसे पता चले एक आम इंसान को जब कोई सिम्टम ऐसा वाज़ेह सिम्टम भी ना हो? तो ज़्यादातर तो यूजुअली लोगों को लम्प से ही पता चलता है, लम्प कहीं ना कहीं हो जाता है। तो अच्छा, कैंसर की हर चीज़ किस्में अलग है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो ये होता है कि लम्प हो जाता है तो पता चल जाता है। फिर उनके निकला ना, उनके तो उसमें नोट्स में भी था, उसमें भी था, तो इसलिए वो हुआ। लेकिन ये कि जैसे दूसरे से कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर वगैरह, वो नहीं पता चलते बिल्कुल, और वो अचानक होते हैं और अचानक ही इंसान उसमें वो हो जाता है ना। और उसके अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव कोई थेरेपी, कोई मेडिसिन आपने साथ साथ की? जैसे हिकमत का कोई इलाज लोग शुरू कर लेते हैं, नहीं मैंने होम्योपैथी शुरू कर देते हैं साथ में। लोगों ने एक बूटी बताई थी और लोगों ने वो कहा था पता नहीं कहाँ से मंगानी होगी। मैंने तो खैर नहीं मंगाई, लेकिन इत्तेफाक से मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी बहन को भी था, तो उन्होंने मंगाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप खाना चाहें तो उन्होंने मुझे दी, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई वो। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना यही जो इलाज है इसी को ही कंटिन्यू करूँगी। और बस मैं अपना अल्लाह को बहुत याद रखती थी, दुआएँ बहुत पढ़ती थी, उससे मैंने देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा वो, और मेरे ख्याल है कि मेरी दुआओं ने मुझे हिम्मत भी दी थी और मेरे इलाज में बहुत हेल्प की थी। कोर्स दुआएं तो कहते हैं तकदीरें बदल देती हैं दुआएं तो। और इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसके बारे में बोला नहीं जाता है। लोग पता नहीं क्यों एक स्टिग्मा उसके साथ अटैच होता है, कुछ टैबूज बन जाते हैं, इस पे बात नहीं करनी है, उस पे बात नहीं करनी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आज आप यहाँ पर हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं हमारे साथ। मेरे तो ये ख्याल है कि हमें इस चीज़ में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें बात करनी चाहिए उन चीज़ों पे। अगर आपके साथ ऐसा, बहुत सारे लोग छुपा जाते हैं ना और नहीं वो करते और बताते ही नहीं है बहुत अरसे तक, उसमें फिर क्या होता है, लेट हो जाता है, तो वो स्टेज 1 से स्टेज 4 भी हो जाती है कभी कभी लोगों की। बिकॉज लोग समझते हैं कि हमने किसी को बताया तो पता नहीं क्या लोग समझेंगे, या कि भाई ये हमें ये बीमारी हो गई है, और पता नहीं बहुत लोगों के अंदर एक होते हैं ना, एक होता है कि इस तरीके से। सही बात है। तो और बहुत सारे अगर फैमिली में हिस्ट्री है फिर तो ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन फैमिली की जो हिस्ट्री है वो भी कहते हैं कि 5 to 10% जो है वो उसके हवाले से आप को कैंसर हो सकता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपकी हिस्ट्री हो, कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक है। लेकिन जैसे मेरे लिए भी जब डॉक्टर ने कहा कि हम आपका जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं ना, फिर मैंने उनको बताया कि मेरी बड़ी बहन ने वहाँ कराया हुआ है, तो उन्होंने कहा बस वो आप टेस्ट क्या मंगवा दें, हमें रिपोर्ट्स मंगा दें, फिर हम चेक करेंगे। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट्स मंगा के यहाँ देखा तो उन्होंने कहा नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, आपकी फैमिली में जेनेटिक नहीं है, तो इसलिए किसी को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जिसको होना होता है वो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि मेरी खाला को हुआ, फिर मुझे हुआ, मेरी बहन को हुआ, तो ये लग रहा था कि जैसे यूँ है, लेकिन अदरवाइज़ आई डोंट नो, किसी को भी हो सकता है। तो ये सोचना भी सिर्फ कि अगर हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो शायद हमें नहीं होगा, ये भी गलत है। बिल्कुल अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर हर लड़की हर औरत को करनी चाहिए। और साथ साथ ये कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि अगर आपने टाइट ब्रा पहनी तो आपको ब्रेस्ट कैंसर ज़रूर होना है, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आपने उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है तो आपको कैंसर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चंद मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी वो हैरत हो रही थी कि अगर मैमोग्राम कराया जाए तो कैंसर निकलेगा ही निकलेगा, मतलब इस डर से मैमोग्राम भी नहीं कराती ख़वातीन। और एंटीपर्स्पिरेंट जो पसीने के लिए लगाई जाती है उससे भी होता है, और ये नहीं होता, बल्कि मतलब कि मैं वो मिसकंसेप्शंस बता रही हूँ। और बहुत सारा शुगर खाने से होता है। ये वैसे कहते हैं कि शुगर जो है ना वो इसको कैंसर को बढ़ाता है तो इसलिए बहुत अभी जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको अपनी शुगर बहुत कंट्रोल कर रखनी है, तो क्योंकि ये शुगर जो है ना वो उसको ऐड ऑन करता है ना, तो इसलिए इसको मतलब ये ज़रूरी नहीं किसी को डायबिटिक कोई है तो कैंसर भी होना है, नहीं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको केयरफुल होना पड़ेगा। बिकॉज शुगर तो वैसे ही कहते हैं अगर आप कम खानी चाहिए, ये उसको बढ़ाता है कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना उनको। और ये कि कैंसर हमेशा स्टार्ट ही लम्प से होता है, तो जैसे आप अपनी सिस्टर की बात बता रही हैं, हाँ उनको तो दर्द हुआ पीछे, लेकिन फिर उनके लम्प निकला ना बाद में, लेकिन इतना वाजे नहीं होगा, नहीं था वो इतना वाजे नहीं था, उनको नहीं पता चल सका। बहुत सारे और भी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर लेते होंगे शायद।
चूँकि वो डॉक्टर थी तो उनको ये पता था शायद, इसलिए अगर मुझे पीठ में दर्द हो रहा होता तो शायद मैं नहीं कर सकती थी ये बात कि भाई मुझे कैंसर ही हो सकता है। और कहते हैं ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को ब्रेस्ट में चोट लगे तो वो जो है वो अंदर आपके लंप बना लेता है और तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो या आपकी ब्रेस्ट की साइज़ में अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होना है, तो ये एक तो डर और खौफ से निकलना चाहिए। दूसरा ये कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी स्क्रीनिंग कराएं, 40 साल के बाद तो मैमोग्राम ज़रूर कराएं अपना एक दफ़ा। तो हो सकता है कि अगर हमें देखने वाले कुछ साथी हैं, खुदा ना करे किसी को हो, लेकिन अगर किसी को है तो डरने की बात नहीं है, फ़ौरन से इलाज अपना शुरू करें। और इतना हाई रेट है इसका तो सर्वाइवल का 99% सोचें, तो फिर तो मैं तो यही कहूँगी कि बस हिम्मत रखें, तो हिम्मत से सब कुछ हो जाता है। सही। अगर हम डर जाएंगे, बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं ना, इसलिए अगर हम ये देख लें कि भाई एक दिन मुकर्रर है, उस दिन तो हमने जाना ही है, तो फिर आई थिंक हमें डर नहीं लगेगा। सही। अच्छा, कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं जैसे सोशल मीडिया पे होते हैं बहुत सारे, जो एक सोसाइटीज़ होती हैं वो एक डेवलप करती हैं ग्रुप्स ताकि एक दूसरे को सहारा दिया जा सके, आप एक दूसरे से बातें पूछें। अगर किसी को डायग्नोस हुआ है, किसी की ट्रीटमेंट चल रही है, तो क्योंकि एक ही ग्रुप होता है तो आपको काफ़ी उससे चीज़ें पता चलती, हिम्मत होती है। ऐसे ग्रुप्स में आपने कभी नहीं, मैं कभी नहीं गई ऐसे ग्रुप में। आजकल बड़े अवेयरनेस के हो रहे हैं सेशन, लेकिन मैं नहीं गई हूँ किसी भी अवेयरनेस सेशन में, लेकिन होते हैं इस तरह। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ये मुझसे पूछा था कि कोई ऐसा है, कोई NGO या कोई ऐसा है जो इलाज में हेल्प कर सके ना, तो ये आप बताइए, आगा खान वालों ने एक अनमोल कुछ करके एक आई डोंट नो इट इज़ एन NGO और हेल्थ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। तो ये जो मैं हर्सेप्टिन इंजेक्शन लगाती थी तो उसके अंदर वो अगर मैं उनसे ख़रीदती थी तो वो मुझे एक फ्री दे देते थे और एक के वो पैसे लेते थे, और एक मतलब 2 इंजेक्शन के वो 1 इंजेक्शन करके पैसे लेते थे। तो एक, लेकिन बशर्त ये होती थी कि पहले मुझे एक ख़रीदना है, उसके बाद सेकंड वो देंगे, फिर थर्ड मुझे ख़रीदना है, फिर इस तरीके से वो करते थे ना। बस ये कि बातें करने से कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें अपने प्यारों के साथ, डरें ना। और ये भी बिल्कुल ना सोचें कि अगर किसी को है फैमिली में, अक्सर ये भी होता है ना कि अगर हमारी फैमिली में किसी को है तो हमारी बच्चियों की शादियां नहीं होंगी, लोग क्या सोचेंगे कि इनकी फैमिली में ये बीमारी है, इनकी फैमिली में बिल्कुल किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई फैमिली हिस्ट्री हो। मेरी अपनी फर्स्ट कज़न्स उनकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर में हो चुकी है। एक तो वो थी जिनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, अच्छा, उनको पता ही नहीं चल सका। लेकिन ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं, डॉक्टर के फैमिली को मतलब हम सोचते हैं ना डॉक्टर परफेक्ट होंगे, उनको तो कोई बीमारी नहीं हो सकती, उनको बीमारी होती होगी तो फ़ौरन पता चल जाता है। ये भी हमारा मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें, मैंने ना पूछी हो? बिल्कुल, हम तो ये कैजुअल टॉक ही कर रहे हैं। हाँ, मैं एक तो जो पेशेंट होगा कैंसर का, उसके लिए बस मैं यही कहूँगी कि वो हिम्मत करे और अल्लाह पे यकीन करे और अल्लाह को बहुत याद करे इसमें, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट के साथ बिल्कुल ऐसे पेश आएँ कि उनकी आधी बीमारी तो उनके बात करने से खत्म हो जाए। सही। शायद वो बेचारे दिन रात यही काम कर रहे होते हैं तो इसलिए वो बहुत डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। और मतलब अजीब बात लगती है कि वो फिर एकदम से कभी कभी वो इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं अरे शायद मैं ये भूल गई थी आपको बताना, या मैं आज ये कर इस तरीके की बातें भी डॉक्टर्स कर लेते हैं ना। सही। तो विच इज़ नॉट एथिक, मतलब डॉक्टर्स के जो एक पेशा है उसके एथिक्स के बड़े ख़िलाफ़ है ये बात। सही होना नहीं चाहिए डॉक्टर्स को। बस हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं होता जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एनीवेज, आपकी जो हिम्मत देखकर, आपकी अपनी जो जर्नी आपने शेयर की हमारे साथ, थैंक यू सो मच। इससे यकीनन बहुत सारे सुनने वालों को, देखने वालों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। और अगर फ़ायदा हुआ है, आपको लगता है कि आज की एपिसोड वैल्यूबल रही आपके लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर औरत तक, हर लड़की तक ये बात जाए, उसकी फैमिली तक जाए। कभी कभी ख़ुद पता नहीं होता, लेकिन अगर फैमिली में किसी को ये अवेयरनेस होती है तो वो ख़ुद अपनी बच्चियों को कहती हैं कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, आप या स्क्रीनिंग कराएं ख़वातीन की, तो हो सकता है किसी की जान बच जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहाना आपके आने का, इतना टाइम दिया आपने हमें और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात की। और इस बात को जो है सिर्फ अक्टूबर के मंथ तक ही नहीं महदूद रहना चाहिए, इस बात को पूरा साल जो है इस अवेयरनेस को फैलाते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये
पॉडकास्ट, आज के एपिसोड। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहें जिसमें बात कर सकते हैं, किसी गेस्ट को आप सजेस्ट करना चाहें, किसी एक्सपर्ट को सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।